नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ आपको मिलेंगे दुनिया के बेस्ट बुक्स, समरीज और ऑडियो बुक्स एक ही जगह। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल अपडेटेड नोटिफिकेशंस। हर हफ्ते नए नॉलेज और पावरफुल बुक्स के साथ स्वागत है। आज हम माइकल लुइस की किताब द बिग शॉट के पन्ने पलट रहे हैं, जो 2008 के वित्तीय संकट की कहानी कहती है। हाँ बिल्कुल। पर ये सिर्फ संकट की कहानी नहीं, ये उन चंद बाहरी लोगों की कहानी है जिन्होंने इसे आते हुए तब देखा जब दुनिया मानने को तैयार नहीं थी। सही कहा। हमारा मकसद है किताब से निकले तथ्यों के आधार पर समझना कि कैसे ये सब हुआ और क्यों कुछ मुट्ठी भर लोगों ने पूरे सिस्टम के खिलाफ जाने की हिम्मत की। सोचिए, जब सब कुछ सुनहरा लग रहा था, कैसे कुछ लोगों ने आने वाले अंधेरे को भांप लिया था। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये कोई अचानक आई आपदा नहीं थी। अच्छा। इसके बीज कई साल पहले बोए जा चुके थे, जब अमेरिकी हाउसिंग मार्केट में जबरदस्त उछाल था। हाँ, वो तो था। लेकिन उस चमकती सतह के नीचे वित्तीय जगत ने कुछ ऐसे जटिल हथियार बना लिए थे, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, सीडीओज, जिन्होंने इस पूरे खेल को बेहद खतरनाक बना दिया था। आज हम इन्हीं की परतें खोलेंगे, थोड़ी आसान भाषा में। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं इस उछाल से। 2000 के दशक में घर खरीदना मानो बच्चों का खेल हो गया था। कीमतें आसमान छू रही थी। हाँ। वॉल स्ट्रीट ने इस बहती गंगा में हाथ धोने का एक नया तरीका निकाला, होम लोन्स को पैक करके बेचना। ये मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज MBS क्या थीं और ये लोन्स को एक साथ बांधने का आइडिया क्यों आया? आइडिया बड़ा सीधा सा था, कम से कम सतह पर तो यही लगा। अच्छा। बैंक ने क्या किया, हजारों होम लोन्स, अच्छे बुरे हर तरह के, को एक बड़े बर्तन में डालते थे और फिर उस बर्तन के आधार पर नई सिक्योरिटीज या बॉन्ड बनाकर निवेशकों को बेचते थे। ये थे MBS। ओके। सोच ये थी कि इतने सारे लोन एक साथ मिल जाने से जोखिम बढ़ जाएगा, है ना। अगर कुछ लोग लोन नहीं भी चुका पाए तो बाकियों से पैसा आता रहेगा। सुनने में तो ठीक लगता है। हाँ, लेकिन यहीं से फिसलन शुरू हुई। फिसलन कैसी? ये तो सुनने में सुरक्षित लगता है, जोखिम को फैलाना। यही पर वॉल स्ट्रीट की, आप कह सकते हैं, रचनात्मकता या कहें तिकड़म सामने आई। अच्छा। उन्होंने MBS के भी टुकड़े किए और सबसे निचले, सबसे जोखिम भरे हिस्सों को, जिन्हें सब प्राइम मॉर्गेज कहा जाता था। हाँ, सब प्राइम मतलब ऐसे लोन जो उन लोगों को दिए गए जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत खराब था और जिनके लोन चुकाने की संभावना कम थी। ओके। उन्हें दूसरे कर्जों के साथ मिलाया। फिर इस नई खिचड़ी को पैक करके कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस, CDOs के नाम से बेच दिया। बाप रे। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी ने सड़े हुए फलों को काटकर अच्छी फलों की पतली परत के नीचे छिपा दिया और उसे एक महंगे फ्रूट बास्केट के तौर पर बेच दिया। हाँ हाँ, सही। बाहर से सब बढ़िया दिखता था, लेकिन अंदर का माल खराब था और ये बास्केट पूरी दुनिया में बिक रहे थे। पूरी दुनिया में? और बैंक्स ये जोखिम भरे सब प्राइम लोन इतनी आसानी से क्यों बांट रहे थे? उन्हें डर नहीं था कि लोग पैसे नहीं चुका पाएंगे? डर इसलिए नहीं था क्योंकि उनका खेल लोन देने के बाद खत्म हो जाता था। अच्छा। मतलब उन्हें पता था कि वे इन सड़े हुए फलों को तुरंत पैक करके MBS और CDOs बनाकर दुनिया भर के निवेशकों को बेच सकते हैं। पेंशन फंड, बीमा कंपनियां, दूसरे बैंक, सबको। उनका जोखिम आगे बढ़ गया और उन्हें तुरंत मोटी फीस और कमीशन मिल गया। हाँ, इंसेंटिव। बिल्कुल। इससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोन देने का प्रोत्साहन मिला, चाहे लेने वाले की हैसियत हो या ना हो। और इस पूरे खेल में आग में घी का काम किया रेटिंग एजेंसीज ने। हाँ, मूडीज, S&P, ये तो भरोसे के प्रतीक माने जाते थे। उन्होंने क्या भूमिका निभाई? यहीं पे सिस्टम का सबसे बड़ा विरोधाभास और शायद कहें तो नैतिक पतन छिपा था। जिन एजेंसीज का काम ही था इन बॉन्ड्स के जोखिम का सही आकलन करना, वो खुद इस मुनाफे की दौड़ में शामिल थीं। उन्हें बॉन्ड जारी करने वाले बैंकों से ही पैसा मिलता था। अरे, ये तो हितों का टकराव हुआ सीधा सीधा। बिल्कुल। नतीजा, उन्होंने इन कबाड़ लोन से बने CDOs को भी सोने की तरह चमकाकर AAA यानी सबसे सुरक्षित रेटिंग दे दी। AAA, वही रेटिंग जो अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स को मिलती है। हाँ, वही। ये तो ऐसा था मानो चौकीदारी चोर के साथ मिल गया हो। अविश्वसनीय। इसने निवेशकों को झूठा भरोसा दिलाया कि वे सुरक्षित निवेश खरीद रहे हैं। ये तो पूरा सिस्टम ही एक तरह से मिली भगत कर रहा था। बैंक ज्यादा लोन दे रहे थे, उन्हें पैक करके बेच रहे थे और रेटिंग एजेंसियां उस पर सुरक्षा की मुहर लगा रही थी। हाँ। ज्यादातर लोग या तो इस तेजी के नशे में थे या शायद इन जटिल चीजों को समझ ही नहीं पा रहे थे। बिल्कुल। लेकिन कुछ थे जिन्होंने पर्दे के पीछे झांक लिया। माइकल बरी, सायन कैपिटल वाले। उनके बारे में कहा जाता था कि वे थोड़े अलग थे पर विश्लेषण में माहिर। उन्होंने क्या देखा जो बाकी नहीं देख पाए? बरी ने वो किया जो कोई नहीं कर रहा था।
उन्होंने हजारों पन्नों के उबाऊ लोन दस्तावेज पढ़े। हजारों पन्ने? हाँ, जहां बाकी लोग रेटिंग्स और समरी पर भरोसा कर रहे थे, बरी असलियत देख रहे थे। उन्होंने देखा कि इन बॉन्ड्स में भरे पड़े सब प्राइम लोन्स ज्यादातर एडजस्टेबल ब्याज दर वाले थे। अच्छा, एडजस्टेबल रेट। मतलब शुरुआती कुछ साल कम ब्याज, फिर अचानक ऊंची दर। बरी ने हिसाब लगाया और समझा कि जैसे ही ये दरें बढ़ेंगी, लाखों लोग अपनी किश्तें नहीं भर पाएंगे, लोन डिफॉल्ट होंगे। ओह। और ये सारे ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स ताश के पट्टों की तरह रह जाएंगे। ये एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब था। और उन्होंने इस जानकारी का क्या किया? मतलब सिर्फ समझ लेना काफी नहीं था? यहीं पर बरी ने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने नहीं सोचा था। वो बड़े बैंकों के पास गए और कहा कि मुझे इन मॉर्गेज बॉन्ड्स के डूबने पर शर्त लगानी है। शर्त? हाँ, उन्होंने एक नया वित्तीय साधन बनाने को कहा, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, CDS, इन खास बॉन्ड्स पर। आसान भाषा में ये उन बॉन्ड्स के फेल होने का बीमा खरीदने जैसा था। बीमा बॉन्ड फेल होने का? बिल्कुल। अगर बॉन्ड डूबा तो बीमा बेचने वाला बैंक बरी को भारी रकम देगा। बैंक पहले तो हंसे, उन्हें लगा ये आदमी पागल है, कौन सुरक्षित AAA बॉन्ड्स के डूबने पर शर्त लगाएगा। हाँ, जाहिर है। लेकिन प्रीमियम कमाने के लालच में उन्होंने बरी को ये बीमा बेच दिया। बरी ने अरबों डॉलर के बॉन्ड्स के खिलाफ ये पोजीशन बना ली। अकेले ही पूरे सिस्टम के खिलाफ इतना बड़ा दाव। और कौन थे इस छोटी सी जमात में? स्टीव आइजमन का जिक्र आता है, फ्रंट पॉइंट पार्टनर्स के। वो तो वॉल स्ट्रीट के आलोचक माने जाते थे। हाँ, आइजमन सिर्फ नंबर नहीं देख रहे थे, वो सिस्टम की गंदगी देख रहे थे। उन्हें गुस्सा था। गुस्सा? हाँ, गुस्सा था कि बैंक जानबूझकर गरीब नासमझ लोगों को ऐसे लोन दे रहे हैं जिन्हें वो कभी चुका नहीं सकते, सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए। उनके लिए ये सिर्फ एक वित्तीय विश्लेषण नहीं था, ये एक नैतिक लड़ाई भी थी। उन्होंने और उनकी टीम ने भी जमीनी हकीकत देखी। स्ट्रिप क्लब डांसरों के नाम पर कई घर, बिना किसी आय प्रमाण के लोन। अरे बाप रे। और उन्हें यकीन हो गया कि ये बुलबुला फटेगा। उन्होंने भी आक्रामक तरीके से इन बॉन्ड्स के खिलाफ CDS खरीदे, यानी उन्हें शॉर्ट किया। तो बरी विश्लेषण से पहुंचे, आइजमन गुस्से और जमीनी हकीकत से। और इस कहानी में ग्रेग लिपमैन डॉयचे बैंक की क्या भूमिका थी? वो तो बैंक के अंदर थे। लिपमैन एक चतुर ट्रेडर थे। उन्होंने देखा कि माइकल बरी जैसे कुछ लोग हैं जो हाउसिंग मार्केट के गिरने पर शर्त लगाना चाहते हैं। हाँ। और दूसरी तरफ AIG जैसी बड़ी कंपनियां हैं जो प्रीमियम कमाने के लिए ये शर्त मतलब CDS बेचकर लेने को तैयार हैं। ओके। लिपमैन ने बीच में खड़े होकर इन दोनों पार्टियों को मिला दिया, एक तरह से पुल का काम किया। उन्होंने CDS का बाजार बनाने में मदद की, जिससे बरी और आइजमन जैसों के लिए दाव लगाना आसान हो गया। अच्छा। और इस प्रक्रिया में डॉयची बैंक और खुद के लिए भारी कमीशन कमाया। वो शायद विचारधारा से ज्यादा मौके का फायदा उठाने में माहिर थे, जैसा किताब में दर्शाया गया है। और फिर आते चार्ली लिडली और जेमी माय, कॉर्नवॉल कैपिटल वाले। ये तो और भी दिलचस्प है। दो नौजवान, एक गैराज से शुरुआत। उन्होंने कैसे ये सब समझा? उनकी कहानी दिखाती है कि आपको वॉल स्ट्रीट का दिग्गज होने की जरूरत नहीं थी, बस दिमाग खुला रखने की जरूरत थी। कमाल है। उन्होंने देखा कि CDS की कीमतें बहुत कम है, मतलब बाजार इन बॉन्ड्स के डूबने के जोखिम को लगभग शून्य मान रहा था। हाँ। उन्होंने समझा कि ये विषम दाव लगाने का सुनहरा मौका है। ये एक तरह से लॉटरी का टिकट खरीदने जैसा था, लेकिन जिसमें जीतने की संभावना कहीं ज्यादा थी और हारने पर लगने वाली रकम यानी प्रीमियम बहुत कम। मतलब कम रिस्क, बहुत बड़ा रिवॉर्ड। बिल्कुल। उन्होंने समझा कि बाजार एक बहुत बड़े जोखिम को अनदेखा कर रहा है और उस जोखिम पर बहुत सस्ते में शर्त लगाई जा सकती थी। अगर वो गलत होते तो थोड़ा नुकसान होता, अगर वो सही होते तो वो मालामाल हो जाते। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने छोटे से फंड से करोड़ों डॉलर के CDS खरीद लिए। तो ये मुट्ठी भर लोग अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए, इंतजार करते हुए कि कब उनका अनुमान सही साबित होगा। हाँ, और इंतजार ज्यादा लंबा नहीं था। और फिर 2006-2007 में वो होने लगा जिसका उन्हें डर था, या कहें इंतजार था। बिल्कुल। घर की कीमतें जो सालों से सिर्फ बढ़ रही थीं, अचानक गिरने लगी। हाँ, जिन एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज की बात बरी ने की थी, उनकी ब्याज दरें रीसेट हुईं, लोगों की किश्तें आसमान छूने लगीं। ओह नो। नतीजा, लोन डिफॉल्ट और घरों की कुर्की, मतलब बैंक द्वारा घर जब्त कर लेना। इसकी खबरें जंगल की आग की तरह फैलने लगी। तो वो AAA रेटिंग वाले बॉन्ड, वो अब कबाड़ साबित हो रहे थे। जिन सब प्राइम लोन्स को AAA रेटिंग मिली थी, वो डूब रहे थे। लेकिन क्या तब भी बैंक और रेटिंग एजेंसियां सच मानने को तैयार थीं, या उन्होंने आंखें बंद कर लीं? ज्यादातर ने आंखें बंद रखीं, या शायद वो इतने गहरे धंस चुके थे कि सच मानना उनके लिए संभव ही नहीं था। इनकार में थे।
हाँ, इनकार। ये एक डोमिनो इफेक्ट था। गिरते हुए मॉर्गेज ने एमबीएस को गिराया, गिरते हुए एमबीएस ने उन पर बने सीडीओस को बेकार कर दिया। लेकिन बड़े संस्थान और रेटिंग एजेंसियां इसे मानने में बहुत देर कर रहे थे। क्यों? उन्हें दिख नहीं रहा था? शायद इनकार, शायद सिस्टम की जटिलता जिसे वो खुद नहीं समझ पा रहे थे, या शायद ये डर कि सच सामने आया तो सब कुछ बिखर जाएगा। पर इसी दौरान बरी, आइजमैन और कॉर्नवॉल कैपिटल के सीडीएस की कीमत आसमान छूने लगी। उनका लगाया दाव सही साबित हो रहा था। और फिर आया 2008 का वो भयावह दौर, जब सब कुछ बिखर गया। हाँ, 2008 में ये संकट अपने चरम पर पहुंच गया। लेमन ब्रदर्स जैसा विशाल इन्वेस्टमेंट बैंक दिवालिया हो गया। लेमन ब्रदर्स? हाँ, ये वित्तीय इतिहास की सबसे बड़ी बैंक विफलताओं में से एक थी। इसने पूरी दुनिया के बाजारों में ऐसी दहशत फैलाई जिसकी कल्पना मुश्किल है। मैं सोच सकती हूँ। फिर AIG, दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी, जिसने खरबों डॉलर की सीडीएस बेचे थे, मतलब दूसरों के डूबने पर पैसा देने का वादा किया था, वो खुद डूबने के कगार पर पहुंच गई। AIG वो क्यों इतना अहम था? यहीं पर प्रणालीगत जोखिम, सिस्टमिक रिस्क का मतलब समझ आता है। अच्छा, सिस्टमिक रिस्क। हाँ, AIG इतना बड़ा था और इतने सारे संस्थानों से जुड़ा हुआ था क्योंकि उसने सबको सीडीएस बेचे थे कि अगर वो डूब जाता तो पूरी वैश्विक वित्तीय प्रणाली चरमरा जाती। मतलब सब डूब जाते? लगभग। जिन लोगों ने बीमा खरीदा था, जैसे गोल्डमैन सैक्स, उन्हें पैसा नहीं मिलता और फिर वो दूसरों को पैसा नहीं दे पाते। एक भयानक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता। इसीलिए अमेरिकी सरकार को आगे आकर AIG को बचाने के लिए करीब 180 अरब डॉलर का बेलआउट देना पड़ा। 180 अरब डॉलर? हाँ, हालांकि ये कदम बहुत विवादास्पद था। इसके बाद पूरे बैंकिंग सिस्टम को बचाने के लिए खरबों डॉलर की सरकारी मदद देनी पड़ी। तो अंत में कहानी के नायक कौन रहे? जाहिर है माइकल बरी, स्टीव आइजमैन, कॉर्नवॉल कैपिटल वाले लड़के। हाँ, उन्होंने अरबों डॉलर कमाए। लेकिन ये जीत कुछ फीकी सी लगती है जब हम उन लाखों आम लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने अपने घर, नौकरियां और जमा पूंजी खो दी। बिल्कुल। किताब इसी विरोधाभास को उजागर करती है। ये कहानी लालच की है, जानबूझकर जटिलता का पर्दा डालकर जोखिम छिपाने की है, और उस सिस्टम की है जहां गलत काम करने वालों को अक्सर सजा नहीं मिलती। जैसा कि लुइस अपनी किताब में जोर देते हैं, सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिन बैंकों और संस्थानों ने ये संकट पैदा किया, उन्हें सरकारी पैसे से बचा लिया गया। बेलआउट्स। हाँ, बेलआउट्स। जबकि लाखों आम लोग सालों तक इसके नतीजे भुगतते रहे। कई बड़े अधिकारी जिन्होंने ये सब होने दिया, वो बिना किसी जवाबदेही के बच निकले। वॉल स्ट्रीट जल्दी ही वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। किताब का एक मुख्य बिंदु ये है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये सिस्टम की बनावट का नतीजा था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे सुरक्षित या AAA लेबल पर आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, और कैसे सिस्टम अक्सर छोटे निवेशक के खिलाफ काम करता है। सही। और विजेता वो अजीब लोग, वो बाहरी लोग बने जिन्होंने हर चीज पर सवाल उठाया, जिन्होंने भीड़ के साथ चलने से इनकार कर दिया। सही कहा। अगर हम इससे कोई सबक लेना चाहें तो वो है आलोचनात्मक सोच का महत्व, क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, सवाल पूछना। हमें हमेशा पूछना चाहिए, ये इतना जटिल क्यों है? किसके हित जुड़े हैं? क्या जो दिखाया जा रहा है वही सच है? खासकर वित्तीय दुनिया में, जहां चीजें जानबूझकर इतनी पेचीदा बनाई जाती हैं कि आम आदमी सवाल न पूछ सके। हमें हमेशा प्रोत्साहन, मतलब इंसेंटिव्स पर ध्यान देना चाहिए। किसको किस बात से फायदा हो रहा है? इस मामले में बैंकों और रेटिंग एजेंसियों के प्रोत्साहन उन्हें सच छिपाने और ज्यादा जोखिम लेने की तरफ ढकेल रहे थे। तो कुल मिलाकर द बिग शॉट हमें याद दिलाती है कि कैसे एक पूरा सिस्टम जो जोखिम भरे कर्जों पर टिका था, जिसे सुरक्षित बताकर बेचा गया, आखिरकार ढह गया। बिल्कुल। और कैसे कुछ बाहरी लोगों ने उस सच को देखकर न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि भारी मुनाफा भी कमाया, जिसे बाकी दुनिया नजरअंदाज कर रही थी। और ये सबक आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दुनिया लगातार बदल रही है, नए वित्तीय उत्पाद आ रहे हैं और जटिलता कम होने के बजाय बढ़ रही है। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ छोड़ते हैं। जिस तरह 2008 में सीडीओज और सिंथेटिक डेरिवेटिव्स जैसी जटिल चीजों ने असली जोखिम को छिपा लिया था, क्या आज की अर्थव्यवस्था में, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कोई और नया वित्तीय आविष्कार, ऐसी ही कोई जटिलता पनप रही है जिसके भीतर छिपे जोखिमों को हम अभी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है, बहुत जरूरी सवाल है।